अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह ग्लोबल रिजर्व करेंसी के जो स्टेटस यूएस डॉलर के पास है वो किस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी डोमिनेंस खोता चला जा रहा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो करंट सिस्टम है, मॉनेटरी सिस्टम, ये लास्ट टाइम कब चेंज हुआ था और उसका क्या वजूहत थी कि इस नए सिस्टम को बनाया गया और आने वाले वक्तों में हमें क्या नज़र आता है कि ये सिस्टम किस तरह से चेंज होने जा रहा है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब दुनिया का नक्शा काफ़ी चेंज हो चुका था, तबाही मच चुकी थी यूरोप के अंदर, तो यूएस जो है वो एक आलमी ताकत के तौर पे सामने आया था, ठीक है, मिलिट्री तौर पे भी और फाइनेंशियल तौर पे भी। तो उस वक्त यूएस ने ये प्रपोज किया सिस्टम कि भाई तमाम करेंसीज जो हैं वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट पैक की जाएँ, यानी कि यूएस डॉलर को हम एक ग्लोबल करेंसी ऑफ ट्रेड के तौर पर यूज़ करेंगे और यूएस डॉलर को हम सेट कर देंगे गोल्ड के ऊपर, यानी कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड जो है वो 35 यूएस डॉलर के अवेज हम तय कर देंगे और बाकी मुल्क तमाम अपनी अपनी करेंसीज जो हैं वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट पैक की जाए, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट हुआ 1945 के अंदर, ब्रेटन वुड्स के नाम से इसको पहचाना जाता है। आप देख सकते हैं पीछे मेरी स्क्रीन के ऊपर ये एग्रीमेंट की वेबसाइट आपके सामने है और ये जिस जगह हुआ था उसके नाम पे ब्रेटन वुड्स रखा गया। तो यूएस में मैसाचुसेट्स के अंदर एक जगह है ब्रेटन वुड्स, उसके नाम पे ये एग्रीमेंट रखा गया। और दूसरी इसमें शर्त ये थी कि तमाम जो मुल्क हैं वो अपना अपना गोल्ड जो है वो फेडरल रिजर्व में रखवाएं और उस टोटल गोल्ड के मुताबिक हम करेंसी जो है मार्केट में फ्लोट करेंगे। उसके बाद हुआ वो जो यूएस हमेशा करता है, हरामीपन। तो उन्होंने ये किया कि जितना गोल्ड था नहीं उनके पास उससे ज़्यादा नोट छापने शुरू कर दिए, ठीक है। और फिर मुल्कों को ये एहसास होना शुरू हुआ कि भाई जितना गोल्ड नहीं है उससे ज़्यादा तो ये ग्रीन पीस ऑफ पेपर जो हैं वो चल रहे हैं, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। तो उन सब ने अपना अपना गोल्ड मांगना शुरू कर दिया और यूएस के ऊपर ऑलरेडी इतना कर्ज चढ़ चुका था कि वो डिफॉल्ट होने जा रहा था। तो 1971 के अंदर जो उस वक्त के सदर थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने बदमाशी दिखाई, उन्होंने कहा कि भाई कोई गोल्ड शोल्ड नहीं मिलेगा, भाग जाओ यहाँ से, और अब कोई ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी नहीं है, तो हम जो है वो फिएट करेंसी के अंदर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो करेंसी है वो किसी चीज़ के अगेंस्ट तय नहीं हुई, किसी चीज़ के अगेंस्ट पैग नहीं हुई, वो बस एक फ्लोटिंग करेंसी है जिसको हम फिएट करेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वो जो फ्लोटिंग करेंसी है वो डिमांड और सप्लाई के तौर पर अपना रेट खुद तय करेगी मार्केट के अंदर, और जो इशूअर ऑफ द करेंसी है सेंट्रल बैंक, उसकी मर्ज़ी में होगा कि वो नोट छाप भी सकते हैं और उसकी जो सप्लाई है मनी की वो बढ़ा भी सकते हैं। 1971 के अंदर ये सिस्टम फिर दोबारा चेंज हुआ, यानी कि 1945 में ब्रेटन वुड्स सिस्टम बना, ठीक है। 1971 में वो सिस्टम चेंज हो गया, ये ब्रेक हो गया, आप उसको आप जैसा भी कह लें, लेकिन वो जो गोल्ड स्टैंडर्ड था जिसके मुताबिक $35 इक्वल 1 आउंस ऑफ गोल्ड, वो ख़त्म हो गया। रिसेंटली एक इकोनॉमिस्ट है जोल्टान, जो फेडरल रिजर्व में भी काम कर चुका है पहले, लेकिन क्रेडिट स्विस के अंदर काम करता है, तो उसने रिसेंटली एक पेपर छापा है। उसके मुताबिक उसने अपनी प्रेडिक्शन ये दी है कि वो जो 1971 में ये जो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट ब्रेक किया गया था वो बेसिकली ब्रेटन वुड्स वर्जन 2.0 था, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं ब्रेटन वुड्स 3 की तरफ। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या कह रहा था वो। तो 1971 में जब ये हो गया तो अब हम फिएट करेंसी सिस्टम में आ गए, तो वो सिस्टम चलता रहा अंटिल 2008। और 2008 में क्या हुआ था कि 2008 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जो आपको अच्छी तरह याद होगा, तो जिसको हम क्रेडिट क्रंच भी कहते हैं, रिसेशन और ये वो। उस वक्त ये हुआ था कि बैंकिंग सिस्टम ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया था ग्लोबली, ठीक है। वो हुआ यूएस में था, लेमन ब्रदर्स जो थे उनका बैंकिंग सिस्टम तबाह हो गया था क्योंकि उनके पास अपने आप को ऑपरेट करने के लिए पैसे नहीं थे। डॉलर जो बैंक अपने पास रखता है ओवरनाइट एक्सपेंस पूरा करने के लिए, उनके पास वो भी नहीं थे, और जो उनके पास कोलैटरल था वो कोई लेने को तैयार ही नहीं था। असल में बैंक जब एक दूसरे से भी लोन लेते हैं ना, तो जब वो लोन लेते हैं तो अपना जो कोलैटरल होता है वो उसके अगेंस्ट रखवाते हैं। तो कोलैटरल की क्वालिटी होनी चाहिए, अगर वो कोलैटरल जंक है तो कोई भी दूसरा बैंक आपको पैसे नहीं देगा। तो यही लेमन ब्रदर्स के साथ हुआ कि उनका जो कोलैटरल था वो कोई लेने को तैयार ही नहीं, तो उसकी वजह से आपका जो बैंकिंग सिस्टम है यूएस के अंदर वो तबाह हो गया था और वो स्पिल ओवर हो गया था दूसरे ममालिक के अंदर भी, खासतौर पर यूरोप के अंदर। तो जब ये सीन हुआ तो ऐसी बात है, बैंकिंग सिस्टम तबाह हो गया, किसी ने लैंडिंग करना छोड़ दी, तो फाइनेंशियल सिस्टम आपका बिल्कुल फ्लैट हो गया था। तो उसको जोल्टान कहता है ये ब्रेटन वुड्स 3 का आगाज़ था, क्योंकि उसके बाद कुछ फंडामेंटल चेंजेस आई हैं इस फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। वो क्या आई थी
उसके बाद से बैंक्स ने नोट दबा के छापना शुरू कर दिए। अगर आप देखते हैं कि यूएस का टोटल डेट जो है वो $30 ट्रिलियन का है, और 2008 से लेके 2022 तक अगर देखें कि कितना एक्सपोनेंशियली इस डेट में इजाफा हुआ है। और ये सिर्फ यूएस में ही नहीं, ये हर वेस्टर्न इकॉनमी में ऐसा ही हुआ है। आप यूरोप में देख लें, ईसीबी जो काम कर रहा है, और बैंक ऑफ कनाडा फॉलो करता है यूएस फेडरल रिजर्व को। तो 2008 से लेके अब तक जो अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेशन में है वो मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ गई है। अब उससे हुआ क्या? उससे हुआ है कि मनी की जो करेंसी की क्वांटिटी है वो बढ़ती तब है जब आप हद से ज़्यादा नोट छापते हैं। नोट छापते कैसे हैं? जब आप कर्ज लेते हैं। कर्ज किससे लेते हैं? सेंट्रल बैंक से लेते हैं। जब गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से लोन लेती है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड्स, वो डायरेक्टली इकोनॉमी में तो नहीं आता, लेकिन वो इनडायरेक्टली आता है। आप बेसिकली बैंक्स, सेंट्रल बैंक जब क्वांटिटेटिव ईजिंग करते हैं तो बेसिकली बैंक रिजर्व बनाते हैं। बैंक रिजर्व जो है वो पहले सीट कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं बैंक्स की, और बैंक जो है आगे फिर उनकी बेस के ऊपर लोन इशू करते हैं। तो इस तरह जो करेंसी की जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाती है। तो अब उससे होता है कि जब करेंसी की सर्कुलेशन बढ़ गई तो जो चीज़ें आपने ख़रीदनी है उस करेंसी से, चाहे वो घर है, चाहे वो कार है, चाहे वो फूड आइटम है, वो तो उस हिसाब से नहीं बढ़ा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ गई ना उन चीज़ों की। कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ गई क्योंकि आपने इतने ज़्यादा पैसे छाप दिए। अब उसके कंपैरेटिवली सामान तो उतना नहीं है, कमोडिटीज़ तो उतनी नहीं है, तो क्या होता है कि उन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। 2008 से ये सारा सीन चल रहा है, और अब हम इस मुकाम पे आ गए हैं कि हर मेजर इकॉनमी को ये पता है कि ये जो ड्रामा है यूएस डॉलर का, ये अब ज़्यादा देर चलने वाला नहीं, क्योंकि फेडरल रिजर्व की जब मर्जी में आता है वो नोट छाप देते हैं। उससे होता ये है कि जब अमाउंट ऑफ डॉलर सर्कुलेशन में बढ़ जाता है तो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन बढ़ती है। अब उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यूएस डॉलर की डिमांड आउटसाइड यूएस इतनी ज़्यादा है, चाहे वो जितना भी ट्रेड डेफिसिट रन कर लें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये जो डेट का सिलसिला है कि हर साल डेट जो है वो रोल ओवर होता है, ठीक है, पुराना डेट तो है ही है, हर साल ये मजीद डेट और लेते हैं, वो रोल ओवर होके आहिस्ता आहिस्ता इस तरह स्नोबॉल इफेक्ट बनाता जा रहा है। ये कब तक चलेगा, ये सवाल है। अभी हमने रिसेंटली क्या देखा, रशिया पे जो सैंक्शंस हुई हैं उसके मुताबिक अब रशिया को पता चल गया कि भाई ये यूएस डॉलर के अंदर जो भी फॉरेन रिजर्व रखेगा की औकात तो 2 कौड़ी की है। जब इनकी मर्जी में आएगा वो उसको फ्रीज कर देंगे, तो आपके जितने भी फॉरेन रिजर्व हैं वो इनएक्सेसिबल हो जाएंगे आपके लिए। तो आपके लिए वो बेसिकली कोई हैसियत नहीं रखते। लास्ट वीडियो मैंने एक स्टोरी कवर की थी कि चाइना और सऊदी गवर्नमेंट आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं कि किस तरह वो ऑयल की जो ट्रेड है वो यूएस डॉलर के बजाय चाइनीज़ युआन के अंदर करें। तो ये जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं, इससे ये महसूस होता है कि आने वाले वक्त में यूएस डॉलर अपनी ग्लोबल रिजर्व करेंसी का स्टेटस हो सकता है, और अब जो हम सिस्टम में जाने वाले हैं वो एक नया सिस्टम होगा। उसको चाहे हम ब्रेटन वुड्स 3 कहें, 4 कहें या कुछ भी कहें, लेकिन वो इस सिस्टम से मुख्तलिफ होगा। इसका मतलब ये है कि या तो वो यूएस डॉलर से हट जाएगा, किसी और करेंसी के तौर पे वो सिस्टम क्रिएट किया जाएगा, या वो कमोडिटी बेस्ड होगा। बहुत हद तक चांस है कि वो कमोडिटी बेस्ड हो, क्योंकि ज़ोल्तान ने अपने लेटर में यही लिखा है कि जो कंट्रीज़ कमोडिटी में रिच हैं, रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, या वो तमाम मुल्क जो कमोडिटी में रिच हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं कमोडिटी, वेल्थ वहीं से जनरेट होगी। अब तक वेस्ट में हमने देखा है कि वेल्थ जो है वो एसेट्स, जो जिन्हें आप कहते हैं एसेट क्लास, उनसे जनरेट होती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे रियल एस्टेट हो, और वो सारा बबल है। उसमें रियल वेल्थ तो जनरेट होती नहीं, वो बेसिकली घूम फिर के जो है पैसा इधर से उधर होता रहता है। लेकिन आने वाले वक्तों में अब ये नज़र आ रहा है कि रियल वेल्थ जो है वो कमोडिटी बेस्ड होगी। फूड, गोल्ड, डिफरेंट प्रेशियस मेटल्स, ऑयल, गैस, एनर्जी तो सबसे ज़्यादा डिमांड में इस वक्त। अभी आप देख रहे हैं कि जो यूरोप में क्राइसिस चल रहा है, जो भी अब नया सिस्टम बनेगा बहुत हद तक चांस है कि वो कमोडिटी बेस्ड हो। अब इस पूरी वीडियो का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप लोग थोड़ा सा इसको समझें और अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो कमोडिटी बेस्ड हैं। गोल्ड हो गया, एनर्जी हो गया, फूड हो गया, फूड एग्रीकल्चर, यानी कि इस वक्त प्रेडिक्शन है कि इस साल के अंदर ही फूड क्राइसिस एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन दुनिया के टॉप प्रोड्यूसर है वीट के, कॉर्न के, एडिबल ऑयल्स के। तो जब ये सप्लाई ख़त्म हो जाएगी वॉर की वजह से, तो डिमांड का क्या हाल होगा? डिमांड तो आसमान पे चली जाएगी। तो अभी फौरी तौर पे फूड क्राइसिस का बहुत हद तक चांस है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें,
फूड जितना स्टॉक कर सकते हैं, ख़ासतौर पे ऐसा फूड जो नॉन पेरिशेबल हो, जो ख़राब नहीं हो सकता हो, उसको स्टॉक करें, क्योंकि फ़ूड आने वाले वक्तों में बहुत महंगा होने वाला है, क्योंकि क्राइसिस है, प्रोडक्शन इतनी हो नहीं रही, और जो एक्सपोर्टर्स थे बड़े बड़े, वहाँ पे वॉर हो रही है, तो एक chaotic सिचुएशन है। होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर, वी नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को ये थोड़ी सी इंटेलिजेंस देना कि भाई अपना ख्याल रखें, अपनी वेल्थ का ख्याल रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें फाइनेंशियली, क्योंकि वक्त आने वाला अच्छा नहीं है। अपनी राय का इज़हार कीजिए इस वीडियो के अंदर कमेंट्स में ऐड करके, मुझे बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं। इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसको थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।